तो भैया हम लोग आरंभ करते हैं जॉन पॉल सार्त्र की फ़िलॉसफ़ी सीरीज़, क्योंकि मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाली थी कि भाई सीरीज़ चाहिए या सिंगल लेक्चर चाहिए। सीरीज़ में ज़्यादा आए वोट्स और सीरीज़ ज़्यादा सही है बिकॉज एक लेक्चर में मेरे लिए भी बहुत टायरिंग हो जाता है। 5-6 घंटे निकल जाते हैं एक लेक्चर को कंपाइल करने में। नाउ द थिंग इज़, हम लोग यहाँ पे जॉन पॉल सार्त्र की लाइफ से शुरू करते हुए आगे बढ़ेंगे, है ना, और उनकी फ़िलॉसफी को इन डेप्थ हर लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेगी, ज़्यादा बेहतर तरीके से हम देंगे। लाइक कमेंट करते रहना कि अगर ये सीरीज़ अच्छी लग रही है, नहीं लग रही है, कैसा लग रहा है। भले एक इमोजी कमेंट कर दो बट करो, एंड लाइक ज़रूर छोड़ो। मुझे अच्छा लगता है देख कि हाँ भाई लोगों को पसंद आ रहा है। अब हम लोग जॉन पॉल सार्त्र की ना लाइफ के साथ शुरुआत करेंगे ना। सबसे इम्पॉर्टेंटली क्या है उनकी लाइफ में, उससे पहले डिस्क्रिप्शन चेक करते रहना, दूसरे चैनल्स के लिंक और जो है सब कुछ नीचे डिस्क्रिप्शन में रहता है, तो हर वीडियो पे चेक करते रहना, क्या पता कुछ नया आ जाए। तो एक छोटा सा एनेक्डोट लेते हैं उनकी लाइफ के। तो सार्त्र जो थे वो ज़्यादातर अपनी इंस्पिरेशन और मोटिवेशन लेते थे भैया कैफ़े से। आजकल होता है ना स्टारबक्स में बैठ के अपने एप्पल का लैपटॉप खोल के अपना स्टाइल। उस वक्त क्या था, एक फैशन चला था कि हम बैठेंगे कैफ़े में और लिखेंगे कुछ फ़िलासफ़ी। मतलब ये नहीं कह रहा कि दिखावटी फ़िलासफ़ी नहीं, बट सार्त्र जैसे लोग सीरियस एग्जिस्टेंशियल फ़िलासफ़र वो बैठ के अपना वर्ल्ड वॉर 2 चल रही है, वर्ल्ड वॉर 2 का आगमन हो चुका है, चल भी रही है, ख़त्म भी हो गई है, बहुत विचारों विमर्श वाली सिचुएशन है, प्रिजनर ऑफ वॉर रह चुके हैं, वो बैठे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं, सिपिया रहे हैं, सिप नहीं कर रहे हैं, सिपिया रहे हैं कॉफ़ी। और उस बीच क्या होता है, सार्त्र के पास एक उनका एडमायरर आता है जो उनको मतलब कह सकते हैं, जिनको पसंद, उनका प्रेमी कह सकते हैं, लिटरेचर प्रेमी आता है उनके पास। वो बोलता है कि जॉन पॉल सार्त्र साहब आपका काम बहुत हमें अच्छा लगता है। सार्त्र नहीं बोलते, सार्त्र इज गलत प्रोनाउंसिएशन, इट्स सार्त्र। जीन पॉल सार्त्र नहीं होता, जॉन पॉल सार्त्र, ठीक है। तो ये फ्रेंच प्रोनाउंसिएशन है। तो अभी क्या हुआ, आते बोलते कि मैंने अपनी फ़िलॉसफ़ी बनाई है भाई। सार्त्र को बोला मैंने अपनी फ़िलॉसफ़ी बनाई है। सार्त्र ने ऊपर कलम लिखते हुए बोला भाई बताओ, बिल्कुल हम सुनने के लिए रेडी है। मतलब उस टाइप की नहीं थे उस वक्त। देखो सार्त्र उन कुछ फिलोसफर्स में से एक थे जिन्होंने अपनी लाइफ टाइम में ही फेम देख ली थी। ही वॉज अ वेरी वेल टू डू नॉवलिस्ट, मतलब वेल टू डू वो कॉलमनिस्ट भी थे, वेल टू डू कॉलमनिस्ट भी थे। कॉलम के लिए भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लिखते थे अपने न्यूज़पेपर, कॉलम, आर्टिकल वगैरह। अब सीन क्या हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट सीन ये शुरू हुआ कि भाई दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन, एक वार्तालाप शुरू हुआ कि जो है मैं अपनी फ़िलॉसफ़ी बताना चाहता हूँ। अब वो जो बंदा था उन्होंने पूछा, जॉन पॉल सार्त्र ने पूछा क्या फ़िलॉसफ़ी है भाई तुम्हारी, बताओ। उसने बोला कि भाई लाइफ इज़ एब्सर्ड, अजीब है लाइफ। उससे पहले वो कुछ और बोलता, सार्त्र ने बोला या मेरे दोस्त तुमने एसेंस ऑफ एग्जिस्टेंशलिज्म पकड़ लिया, तुमने एब्सर्डिटी को एम्ब्रेस कर दिया। और उसके बाद वो बंदा उनको बोलता कि उससे पहले वो कुछ और बोल पाता कि सार्त्र ने उसको बोला कि एब्सर्डिटी ऑफ लाइफ तो एक चीज़ है जो तुम्हें पता लगी है, अब तुम उसके साथ क्या करोगे आगे, इसके बारे में सोचो। तो वो बंदा थोड़ी एक्साइटमेंट उसकी कम होते हुए सोच में पड़ गया, वो भी विचारों विमर्श में पड़ गया कि अब हम, यार ये तो सार्त्र बाबा मैंने हमको छेड़ दिया, अब हम क्या बोल सकते हैं, क्या बना सकते हैं, और इस फिलॉसफी को आगे कैसे, भाई तुमने समझ तो लिया एब्सर्ड है लाइफ, उसके ऊपर आगे क्या काम करोगे, उसको एम्ब्रेस कैसे करोगे, एक्सेप्ट कैसे करोगे। यही थी फिलॉसफी जॉन पॉल सार्त्र की। अब ये लेक्चर्स जो है 8 पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करेंगे लेक्चर सीरीज। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, दूसरा एग्जिस्टेंशलिज्म और उनके कोर प्रिंसिपल, तीसरा एग्जिस्टेंशियल एंड्स, चौथा एग्जिस्टेंशियल साइको एनालिसिस, पांचवा सार्टेरियन एथिक्स, ठीक है, सार्टेरियन एथिक्स जो भी जैसे भी बोलेंगे उसको, फिर है सार्क्स पॉलिटिकल एंगेजमेंट, छठा, सातवां लेगेसी और उनकी क्रिटिक्स, और आठवां हम लोग कंक्लूजन पे लेते हुए इस लेक्चर सीरीज को जैसे भी ये कंप्लीट होगा कंप्लीट हम लोग करेंगे। तो उनकी लाइफ पे आते हुए, तो सार्त्र जो थे वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट, तुम्हारे हाइडेगर सार्त्र हो गए, हाइडेगर हो गए, नीचा हो गए, कामो हो गए, फिर शोपेनहावर हो गए, फिर कीरकेगार्ड हो गए, सोरेन कीरकेगार्ड, ये सब काफ़ी प्रोमिनेंट और व्याख्यात इनका काम रहा है। तो इनकी लाइफ के ऊपर चलते हैं। इनका पूरा नाम था जॉन पॉल चार्ल्स एमार्ड सार्त्र। इनके बाप दादा शायद इनका नाम पड़ा होगा। 21 जून 1905 में 1905 में पारी में पैदा हुए, पेरिस, अगेन फ्रेंच प्रोनाउंसिएशन, पारी में पैदा हुए, फ्रांस। और इनके जो थे फादर थे, उनका नाम था जॉन बैप्टिस्ट सार्त्र, और तभी उनका देहांत हो गया था जब ये पैदा हुआ था। उनकी मदर का नाम था एन मैरी श्विट्जर, जो भी इनका प्रोनाउंसिएशन है, और एल्सेटियन ओरिजिन की इनकी मदर थी। एजुकेशन जो था सार्त्र का, और काफ़ी ज़्यादा ये
अपने नंबर्स इनके बचपन से ही अच्छे रहे थे, एकदम 36 का आंकड़ा अपने कम्पिटिटिव अपने दोस्तों के साथ रखते थे और काफ़ी कम्पिटिटिव थे, काफ़ी अच्छे इनके नंबर एकेडमिकली काफ़ी अच्छे ये रहे हैं हमेशा। ये जो थे एक प्रेस्टिजियस लाइसी हेनरी 4 में पढ़े ये लोग बचपन में, इन्होंने निकाला। और उसके बाद इकोल नॉर्मल सुपीरियर ENS बोल के था, वहाँ इन्होंने जो की फिगर्स जहाँ पे इन्होंने यहाँ पे पढ़ाई करी और वहाँ पे इन्होंने की फिगर्स जैसे सिमोन दे बोगवा, इन लोगों से इनकी जान पहचान हुई, जो कि बाद में उनकी लाइफ लॉन्ग पार्टनर भी बन गई, है ना। फिर क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 आया। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ना, जैसे मैंने कुछ आर्टिस्ट का भी नाम, मैं जो मेरे वन ऑफ द फेवरेट आर्टिस्ट हैं फ्रांसिस बेकन, उनका देखना, एक राजा भी रह चुका है फ्रांसिस बेकन, वो नहीं, एक एग्जिस्टेंशियल आर्टिस्ट हैं। वो जिस तरीके से एस्थेटिक फिलॉसफी को आर्टिकुलेट करता है वो एक बार देखता हूँ। उसका नाम था फ्रांसिस बेकन, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा डार्क आर्ट था उनका। तो ये जो मूवमेंट था ना एग्जिस्टेंशियल रेल्म का जो शुरू हुआ, वो यहाँ से ज़्यादा लोगों ने एम्ब्रेस करना शुरू किया। देखो नीचे तक क्या था, शोपेनहावर ने एंड वक्त पे थोड़ा अपना देखा फेम वगैरह, नीचे ने कोई फेम नहीं देखा। फिर आए तुम्हारे जैसे जैसे प्रोसीड होते गए, हाइडेगर आए, उसके बाद तुम्हारे हसरल अलाइनमेंट। वैसे तो इन लोगों ने फिनोमेनोलॉजी में काम किया, बट थोड़ा बहुत एग्जिस्टेंशलिज्म में था इनका बोलबाला। साख्त आए, फिर कामू आए। यहाँ से क्योंकि वर्ल्ड वॉर चल रही थी, वर्ल्ड वॉर में सारे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कट थे, एक ही मीन्स चलता था, तो न्यूज़पेपर, अखबार के थ्रू सब कुछ जाता था। और ये कुछ नोटेड कॉलमनिस्ट रह चुके हैं अपने वक्त के। और हाइडेगर तो थे ही, सुर्खियों में रहते ही थे, क्योंकि कंफ्यूज स्टेट में थे। नाज़ी थर्ड राइख को सपोर्ट भी करते थे, नहीं भी करते थे। और वैसे तो सपोर्ट ज़्यादा उनका रुझान सपोर्ट की तरफ था, जिस वजह से उनकी प्रोफेसरशिप भी काट दी गई थी। मार्टिन हाइडेगर का कभी हम लोग विस्तार से लेक्चर बनाएंगे तो कवर करेंगे। अब क्या था कि वर्ल्ड वॉर शुरू हुई। अब वर्ल्ड वॉर 2 जो शुरू हुई, वो सिर्फ शुरू ऐसे नहीं हुई कि भाई जर्मनी ने ना जू लोगों को मारना, यहूदियों को मारना शुरू कर दिया, बट वर्ल्ड वॉर 2 वॉज वेरी प्रोमिनेंट क्योंकि जर्मनी ने अपनी बाउंड्रीज एक्सपैंड करनी शुरू कर दी। फ्रांस को भी उन्होंने कैप्चर कर लिया। 1939 में वर्ल्ड वॉर शुरू हुई और जॉन पॉल सार्त्र, जो कि आर्मी के पार्ट है, जो कि विच वॉज अ कंपल्सरी मोबिलाइजेशन की आर्मी में आपको पार्टिसिपेट करना है, वो बिकॉज ऑफ इज पुअर आईसाइट, क्योंकि हमने साख्त की वो JP बाबा की, हम JP बाबा बोलेंगे अब आपसे, क्योंकि ज़्यादा बहुत बार वो हलक से आवाज़ निकालनी पड़ती। JP बाबा को आँख की वजह से, क्योंकि देखिए हमने सबने उनकी तस्वीर देखी, आँख उनकी थोड़ी सी स्क्विंटेड थी, बचपन से थी। उनको ज़्यादा टाइम वॉर में रहने का मौका मिला नहीं, अपने देश के लिए लड़ने का मौका मिला नहीं, और 9 महीने के लिए उनको एक प्रिजनर ऑफ वॉर एक कैंप में डाल दिया गया, जिसका नाम था स्टलैग, STALAG, बस स्पेलिंग चेक कर लेना। तो स्टलैग में क्या था, 9 महीने के लिए इनको डाल दिया गया। अब क्या होता है, डिफरेंस होता है प्रिजनर ऑफ वॉर और कॉन्सेंट्रेशन कैंप में। और आगे बढ़ने से पहले अगर तुम्हें और जानना है इसके बारे में, तो कि जर्मन कैप्चरिंग ऑफ फ्रांस किस तरीके से हुआ, एक मूवी है, डार्क मूवी है, थोड़ी फनी, मेरे को काफ़ी मज़ेदार लगी थी, उसका नाम है इनग्लोरियस बास्टर्ड, स्टारिंग ब्रैड पिट, अपने ब्रैड बाबा। तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है। तो उसमें अगर तुम देखोगे, वो जो कैरेक्टर था, वो जो ईवल कैरेक्टर था, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, वो कॉलोनियल लांडा ऐसी कुछ नाम था उनका, तो हांस लांडा। तो वो जो था, वो कैसे ईवल कैरेक्टर था, कैसे फ्रेंच ज़मीन पे जाके उन्होंने कब्जा किया और फ्रांस में जो जूस थे उनको भी मारना शुरू कर दिया। तो बहरहाल स्टलाग में इनको रखा गया, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ये प्रभावित हुए। अब कॉन्सेंट्रेशन कैंप और प्रिजनर ऑफ वॉर कैंप में फ़र्क है। एक ट्रीटीज़ है, इंटरनेशनल वॉर ट्रीटीज़, उसका अलग भी नाम है। उसमें यह कि अगर आप अपनी सरहद पे, दूसरी सरहद पे किसी भी इंटरनेशनल आर्मी वाले को पकड़ोगे, सोल्जर को पकड़ोगे, तो उसको मार नहीं सकते, तुमको उसको एज ए प्रिजनर ऑफ वॉर रखना पड़ेगा। लेकिन कॉन्सेंट्रेशन कैंप में तुम्हें पता ही, एक्सटर्मिनेशन चलता था, मार दिए जाते थे, मजदूरी करवाया जाता था, उल्टे सीधे काम होते थे, जो कि कहानी पढ़ी है। और कहानी पढ़ने के लिए डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, जिसने नहीं पढ़ी वो पढ़े, एन फ्रैंक, जिसने पूरा अपना लिखी है स्टोरी। और भी बहुत किताबें, शिंडलर्स लिस्ट एक है ना, शिंडलर लिस्ट है ना वो मूवी, जिसमें वो पूरा ज्यूस के बारे में मारते दिखाते हैं, है ना, वही है ना। तो शिंडलर्स लिस्ट हो गई। तो ये सब मूवीज़ हैं, काफ़ी उसके ऊपर लिखा गया। इनग्लोरियस बास्टर्ड हो गया। अब क्या है कि यहाँ पे इनको कैप्चर कर लिया गया, और यहाँ पे ये था कि चूँकि भाई आर्मी वाले होते थे, ऐसी ये कहानी है इसमें। ये है कि भाई एक प्रिजनर ऑफ वॉर कैंप में जिसमें ब्रिटिश पर्सनल्स को रखा गया था, उन लोगों ने मिलजुल के भाई कहानी वो बनाया कि एक षड्यंत्र रचा कि भाई चलो अब छेद यहाँ से टनल के नीचे, इस कैंप के नीचे से टनल बना के छोटा सा
वहाँ से निकल लेंगे, और कोशिश भी करी कि निकलने की कोशिश करी, निकले भी, बहुत को पकड़ लिया, बाद में एग्जीक्यूट कर दिया था बिकॉज दे वे ब्रेकिंग द लॉ। बट नाज़ी लोग थे, थर्ड राइख था, वो बेशरम थे, उन्होंने लोगों को इंटरनेशनल, तभी यूएन बहुत ज़्यादा चिढ़ता था, तभी हिटलर से चिढ़ते थे कि सारे उसने जितने लॉज एंड रेगुलेशंस थे, रिफॉर्म्स थे, सबको पीछे करते हुए मारना शुरू कर दिया था लोगों को, भले ही वो प्रिजनर ऑफ वॉर हो। बट सार्क जैसे लोग थोड़े लकी थे और वो ज़्यादा सर्व नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उनको वहाँ से डीमोबिलाइज कर दिया कि भाई हटा लो, कोई बात नहीं, यहाँ पे इनको रखने की ज़रूरत नहीं है, बीमार आदमी है। तो ये जब स्टेलाग 12D में थे, जो स्कैम का नाम था, वहाँ पे पूरी तरीके से कट ऑफ नहीं होते कि सोच रहे हो कि वही काट कूट के रख दिया, और नहीं भाई, इनके पास बुक्स का एक्सेस था, जर्नल्स का एक्सेस था, राइटिंग मटेरियल का एक्सेस था, और सबसे ज़्यादा सिमोन दे बोगुआ के साथ इनका एक्सेस था। अब सिमोन दे बोगुआ की फ़िलॉसफी के ऊपर हम थोड़ा आगे बात करेंगे जब इनके रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे। अब बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया वहाँ के सर्कमस्टांसेस ने इनकी फ़िलासफ़िकल आइडियोलॉजीज़ को, जो कि हमने दोस्तोयेव्स्की के भी लेक्चर में देखा था, फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की। क्या देखा था कि जब उनको साइबेरिया डाल दिया गया था, तो साइबेरिया कैंप, जो जिस प्रिजनर कैंप में उसको डाल दिया गया था, वहाँ उनकी फ़िलासफ़ी पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था। वहाँ की जो भी साइकोलॉजिकल टॉर्चर और डॉर्मेंटेशन होता था, जो भी अत्याचार होता था, तो इनकी भी फ़िलासफ़ी पे बहुत ज़्यादा वो कैपिटलाइज कर दिया। वहीं से इनकी एक एग्जिस्टेंशियल मूवमेंट की एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस, जो हम लोग आगे के लेक्चर्स में कवर करेंगे, कि भाई पहले एग्जिस्ट करेगा तभी तो एसेंस देगा किसी चीज़ का। रादर जो पहले फिलोसफर्स बोल रहे थे, सोक्रेटिक फिलोसफर्स, वो बोल रहे थे कि पहले भाई एसेंस आएगा फिर एग्जिस्टेंस आएगा, पहले सोच होगी फिर एग्जिस्टेंस आएगी। ये बोल रहे हैं भाई पहले एग्जिस्ट करोगे तभी तो सोच पाओगे। तो ये नटशेल में बता दिया। फिर इनका जो कोलैबोरेशन था और स्ट्रॉन्ग होता चला गया सिमोन दे बोगुआ के साथ, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हुआ कि भाई इम्पैक्ट ऑन एग्जिस्टेंशलिज्म हमने बता दिया। इनकी जो किताब थी बीइंग एंड नथिंगनेस, वहाँ से मेजर फिलोसफिकल वर्क जो उसमें आया, या फिलोसफिकल जो नोटेबल काम था बीइंग एंड नथिंगनेस में, वो उसी कैप्टिविटी के दौरान आया। नौशिया जो इनकी किताब थी, नौशिया का इन्फ्लुएंस आया, ठीक है। और इसमें जो नौशिया में जो इसका प्रोटैगनिस्ट था रोकेंतीन का जो कैरेक्टर था, वो एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस पूछता था। एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस क्योंकि एक राइटर अपनी फिलॉसफी उतारता है दूसरे एक जो प्रोटैगनिस्ट के थ्रू, या जो स्टोरी के अंदर जो कैरेक्टर्स होते हैं उसके थ्रू। जैसे कि हमने पढ़ा था कि भाई दोस्तोयेव्स्की थे, उनके इतने कैरेक्टर्स रखते थे कि दोस्तोयेव्स्की की फिलॉसफी हमें समझना, उनका कैरेक्टर समझने में दिक्कत होती थी, क्योंकि हर कैरेक्टर लगता था ये तो दोस्तोयेव्स्की है, नहीं यार ये तो दोस्तोयेव्स्की। तो ऐसे ही इनके साथ हुआ। फिर 1941 में इनको रिलीज़ कर दिया गया, क्योंकि इनकी हेल्थ ज़्यादा अच्छी नहीं थी, पुअर हेल्थ थी, डिटेरोरेटिंग हेल्थ की वजह से इनको रिलीज़ कर दिया गया था। फिर जब इनको एज ए प्रिजनर ऑफ वॉर हटा दिया गया, वर्ल्ड वॉर चल रही है, और 1941 में ये फ्रेंच रेजिस्टेंस में आ गए। फ्रेंच रेजिस्टेंस क्या था कि सब अपनी तरफ से कोशिश कर रहे थे कि जो बंदूकची था वो कोशिश कर रहा था मैं बंदूक बहुत बेहतर तरीके से बनाऊं। जो कसाई था वो बोलता था कि मैं सारे सोल्जर्स को फ्री में गोश्त बांटने की कोशिश करूंगा। जो राइटर्स थे, जो आर्टिस्ट थे, वो बोल रहे थे हम अपने आर्ट के थ्रू एग्जिस्टेंशियल मूवमेंट बताएंगे। सब अपनी कोशिश में लगे। सार्क ने बोला मैं अपनी राइटिंग और आर्टिकुलेशन स्किल्स यूज़ करके कोशिश करूँगा। जितने बड़े रेवोल्यूशंस आए हैं वो बड़े रेवोल्यूशन में फिलोसोफर्स ही रहे हैं, या जो आर्टिकुलेट कर पाते हैं वो बड़े पॉलिटिकल रेवोल्यूशंस में वही योगदान देते रहे हैं। चाहे तुम कोई भी हिस्ट्री का, कोई भी इतिहास का कोई भी पन्ना उठा के देख लो, भूतकाल में कोई भी पन्ना उठा के देख लो, वो वही लोग रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ फिर क्या हुआ था कि एक यहाँ पे हम लोग छोटा सा एनेक्डोट लेके चलते हैं कि रेजिस्टेंस का एनेक्डोट, और कितना फ्रेंच लोगों को प्यार था, क्योंकि फ्रांस इज़ नोन एज ए नेशन ऑफ आर्ट। एक छोटा सा यहाँ पे तुमको मैं कहानी देता हूँ। एक म्यूजियम ऑफ मैन था जहाँ पे जर्मन लोगों ने कब्जा कर लिया था। जैसे इंडिया में अपनी जगह, इंडिया को बोला जाता है तो सोने भारत, अपना भारत देश सोने की चिड़िया। यहाँ पे इतना आर्ट वर्क था, इतना सब कुछ था, सब कुछ उठा के ब्रिटिशर्स अपने पास ले गए। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे म्यूजियम ऑफ मैन में भी यही हुआ था। जर्मन्स ने उसको कैप्चर करके फोर्ट्रेस बना के अंदर सारा फ्रांस का आर्ट वर्क रख दिया था, और वो 110% था कि अगर भागता जर्मनी तो वहाँ से सबसे पहले आर्ट वर्क लेके जाता, जिनकी कीमत करोड़ों में थी। मोनालिसा वगैरह जैसे पेंटिंग्स और स्कल्पचर्स भी थे। तो जो ये थे जैक जकार्ड, ठीक है, वो आर्ट डायरेक्टर थे म्यूजियम ऑफ मैन के, शायद या किसी म्यूजियम के डायरेक्टर थे। वो भी, उन्होंने भी बंदूक उठा ली और बोला कि हम अपना आर्ट वर्क उनसे रिट्रीव करेंगे जर्मन से। जाके उसको इन्फिल्ट्रेट किया, अचानक से ब्रीच किया, और लड़े झगड़े जितना हो सकता था आर्ट कलेक्ट करके उसको स्कैटर कर दिया, फ्रांस में इधर उधर छुपा दिया, जिससे कि जर्मन उसको कब्जा नहीं कर पाए। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये मूवमेंट था। और इसमें क्या था, यहाँ पहली बार इस वॉर में
जितने तुम्हारे उस वक्त के स्लेव्स माने जाते थे, जो तुम्हारे नीग्रो होते थे, जो नीग्रो, वैसे ये वर्ड बोलना इलीगल है, नीग्रो जो होते थे, जितने ब्लैक स्लेव्स होते थे वो वॉर में थे, और जो अपनी गोरी चमड़ी के थे दोनों मिलके वॉर में उन लोगों ने वो रिकवर करने में हेल्प करी। तब इससे ये बताते हैं कि एस्थेटिक्स फिलॉसफी फ्रेंच लोगों के लिए कितनी इंपॉर्टेंट थी। और जॉन पॉल सार्त्र इसकी कवरेज करते थे न्यूज़पेपर के थ्रू कि फिलॉसफी में एस्थेटिक्स इज अ फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट। अब वो जो लड़ रहे हैं, वो सोल्जर्स, वो जो लड़ रहे हैं वो लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे किसी को तो आम जनता तक वो पहुँचाना है। आम जनता तक अखबार पहुँचता है, कॉलम्स पहुँचते हैं, जर्नल्स पहुँचते हैं, वो साख जैसे लोगों का काम था। इनके थोड़े और नोटेबल एग्जाम्पल्स जो ये रहे वहाँ पे, इनकी फिलॉसफी में सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एग्जिस्टेंशियल एंग्स्ट और फ्रीडम, कि हम फ्री हैं और हम ये रियलाइज़ नहीं कर सकते कि हम फ्री हैं, और जो रियलाइज़ कर लेता है वो अपने को खो देता है। ये सब पोस्ट वॉर, तुम समझ लो एक तरीके से पोस्ट वॉर ट्रॉमा से निकल के इनके आया था। पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव ये रहने लग गए कि ये क्यों हो सकती, क्यों हो रहा है कि ये इंसानों की बनाई हुई लकीरें, जिसको हम नेशनल बाउंड्रीज कहते हैं, इंटरनेशनल बाउंड्रीज कहते हैं, है ना, कि भाई ये मेरी कंट्री, ये तुम्हारी कंट्री, ये क्यों लोगों को रोक रही है, ये क्यों लोगों की फ्रीडम छीन रही है, ये क्यों मजबूर कर रही है कि चूंकि ये ज्यू है इसलिए ये जेल में जाएगा। और फिर हम लोग आगे बात करेंगे क्या अल्जीरिया की वॉर हुई, क्यों ऐसा हो रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। यहीं से सेंस ऑफ फ्रीडम निकला कि अपने लिए फ्रीडम चूज़ करो। सबके पास एक इनेट फ्रीडम होती है, बस चूज़ करने की देरी है। खैर, अगर हम इनके थोड़े से फिलोसफिकल वर्क्स पे, लिटरेरी और फिलोसफिकल वर्क्स पे चले जाएं, तो 1943 में इनकी बीइंग एंड नथिंगनेस आई, जिसको सार्त्र मैग्नम ओपस का नाम दिया गया, कि मतलब उनकी टॉप, हर एक राइटर की टॉप किताब होती है ना, जिसमें बैड फेथ के ऊपर बात थी, कॉन्शियसनेस के ऊपर बात थी, फ्रीडम के ऊपर बात थी, जिसके ऊपर हम आने वाले लेक्चर्स भी, इसलिए लेक्चर सीरीज को फॉलो करना, सब कुछ कवर्ड रहेगा इसके अंदर आने वाले, और इन डेप्थ 50-60 मिनट तक एक ही टॉपिक पे बात होगी। फिर इन्फ्लुएंशियल के प्लेज आए, एग्जिस्टेंशियल लिटरेचर का बोलबाला शुरू हुआ, नो एग्जिट, द फ्लाइज, अलॉन्ग विद नॉवेल्स लाइक नॉजिया एंड द एज ऑफ रीजन, ये सब इनका आया। फिर इन्होंने लिटरेचर पॉलिटिक्स में अपनी पूरी कोशिश करी योगदान देने की, जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला। उसकी अलग से ही कहानी है कि इनकी क्या लेगेसी रही है नोबेल प्राइज़ के साथ, क्या इन्होंने खिलवाड़ किया आने वाले लेक्चर्स में। फिर इनका रिलेशनशिप आया सिमोन दे बोफोआ के साथ, ठीक है। तो ये बोलने में शब्द बोलने में हमारे सांस निकल जाती है। तो इसमें क्या था, इनका रिलेशन सिंपल था बट कॉम्प्लेक्स था। अब बोफोआ की जो एक फिलॉसफी है, सिंपल सी फिलॉसफी, ये लेता है। ऐसे मैं बार बार सिंपल वर्ड यूज़ करता हूँ, सिंपल है नहीं, बट इन अ नटशेल अगर मैं तुम्हें बताऊँ, क्योंकि ये बोफोआ के ऊपर है नहीं लेक्चर, उनका ये कॉन्सेप्ट था कि फ्रीडम सबके अंदर एग्जिस्ट करती है, सबके पास फ्रीडम है, तो तुम फ्रीडम किसी एक्सटीरियर अथॉरिटी में मत ढूंढो, अपनी गवर्नमेंट से फ्रीडम एक्सपेक्ट मत करो, किसी सामने वाले से फ्रीडम एक्सपेक्ट मत करो। स्पेसिफिकली ये इन्होंने औरतों के लिए बोला कि औरतें अपने मर्द से फ्रीडम एक्सपेक्ट करती है, अपने आदमी से फ्रीडम एक्सपेक्ट करती है। फ्रीडम और औरत के पास है। वन ऑफ द प्राइमरी लोकोमोटिव्स कह सकते हैं, या प्राइमरी विसल ब्लोअर्स कह सकते हैं, जिन्होंने शुरुआत करी फेमिनिस्ट मूवमेंट के ऊपर, जिन्होंने बात करी इगैलिटेरियन सोसाइटी के ऊपर। तो इनका ये कहना था, तो इनका रिलेशनशिप इनके साथ रहा, क्या बोलते हैं, जॉन पॉल सार्त्र के साथ रहा, और इन दोनों ने एक दूसरे को टाइड अप नहीं रखा। ओपन रिलेशनशिप था कि भाई हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन हम एक दूसरे की फ्रीडम कैप्चर नहीं करेंगे। एक ओपन रिलेशनशिप था, जिसके साथ उनको रात में सोना, उसके साथ सो सकते हैं। हम तुम्हें, जेपी बाबा ने कहा मैं तुम्हें कंट्रोल नहीं करूँगा, बोफोआ ने कहा मैं तुम्हें कंट्रोल नहीं करूँगी, दोनों फ्री हैं, लेकिन दोनों लाइफ लॉन्ग कंपेनियन रहे। ऐसा बहुत तगड़ा धोखे वाला सीन कभी नहीं रहा। जेंडर रोल्स के ऊपर दोनों ने मिलकर खूब वार्तालाप करी। अगर यूट्यूब पे जाओगे, अभी भी दोनों का एक कॉन्सेप्ट है, वेमेन के ऊपर कॉन्सेप्ट है, और मर्द के लिए औरत की क्यों ज़रूरत है, औरत को मर्द की क्यों ज़रूरत है, उसके ऊपर बड़े प्यार से दोनों एग्री और डिसएग्री कर रहे हैं। वो जाके देखो तो सार्त्र की आवाज़ और बोफोआ की भी आवाज़, तो सार्त्र की आवाज़ सुन के काफ़ी अंदर में वो लगा कि भाई मतलब आप प्रकट उनको देख पा रहे हैं, जो भी फिलोसफर हैं। फिर इन दोनों ने शादी नहीं करी, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा फ्री छोड़ दिया। एग्जिस्टेंशियल फेमिनिज्म के ऊपर भी कॉन्सेप्ट दिए, इगैलिटेरियन सोसाइटी पे दोनों ने इंटेलेक्चुअल कॉन्सेप्ट शेयर करे। फिर आगे बढ़ते हुए, इनके ऊपर ज़्यादा लेक्चर है नहीं, हम लोग सार्त्र की पॉलिटिकल इंगेजमेंट के बारे में अगर थोड़ी सी बात करें, तो अल्जीरियन वॉर चल रही थी 1954 और 1962 के बीच में, जो कि फ्रांस ने कॉलोनाइज कर रखा था अल्जीरिया को। अब इसमें बहुत फेमस डिबेट है, जो भिड़ गए थे दो महान फिलोसफर उस वक्त के, पहले सार्त्र, दूसरे एल्बर्ट कामू। ये दोनों भिड़ गए। अब क्या भिड़ गए
साथ कह रहे थे कि फ्रीडम होनी चाहिए, हम उनको कैप्चर करके नहीं रख सकते, वो हमारे गुलाम नहीं है। अल्जीरिया से ही ये लोग जितने भी प्रिजनर्स बोलो सोल्जर्स उठाते थे, जितने भी ब्लैक सोल्जर्स उठाते थे वो वॉर के लिए, वो अल्जीरिया से उठाते थे। अब क्या हुआ, वहाँ पे नेशनलिज्म का सेंस बढ़ने लग गया, और नेशनलिज्म का सेंस बढ़ते बढ़ते एक नेशनल लिबरेशन फ्रंट बन गया अल्जीरिया में। ठीक है, एक नेशनल लिबरेशन फ्रंट बन गया, अब एक रेवोल्यूशन शुरू हो गया। काबू और साख्त आमने सामने आ गए दोनों। एक तरीके से किताब वैसे तो हाथ मिलाते थे, लेकिन किताब में लिखाई में दोनों दुश्मन थे, एक दूसरे की बात काटते थे। डिबेट हुई, काफ़ी हीटेड हुई। यहाँ साख्त कह रहे थे कि नहीं भाई, सबके अपनी फ्रीडम होनी चाहिए। साख्त लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी लेके आ रहे थे कि भाई इगैलिटेरियन रूल होना चाहिए, इक्वल राइट्स, इक्वल सब कुछ होना चाहिए। और इधर बहुत कंजर्वेटिव एल्बर्ट कामू ये नहीं कह रहे थे कि भाई हम सही कर रहे हैं, हमने पकड़ रखा है अल्जीरियन लोगों को, बस हल्के से ये कह रहे थे कि भाई ऐसी बुराई भी नहीं है, हमने उसको इतना बेहतर बना दिया, बट वो जो अल्जीरियन जो लिबरेशन मूवमेंट चल रहा है वो गलत है कि उन्होंने वायलेंस अपना लिया। ठीक है, आप इसी बीच चार्ल्स डे गॉल आ गए, जो प्रेसिडेंट बन गए फ्रांस के। ही केम इनटू पावर, और उसके बाद एवियन रिकॉर्ड साइन हो गए 1962 में, जिसमें 3 जुलाई 1962 को अल्जीरिया को इंडिपेंडेंस मिल गई, जो कि उनका इंडिपेंडेंस डे होता है। 1970s तक इनकी हेल्थ काफ़ी ज़्यादा साख्त की डिक्लाइन होनी शुरू हो गई, आईसाइट बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो गई, लिख नहीं पा रहे थे ये। और 15 अप्रैल 1980 वही पारी फ्रांस में इनका देहांत, इंतकाल, मृत्यु, जो भी आप कहना चाहें, वो हो गया, है ना। काफ़ी अच्छे इम्पोर्टेंट फिलोसफर ऑफ इस टाइम। इनका इन्फ्लुएंस सिंपल था, फिलॉसफी पे तो छोड़ा ही, लिटरेचर पे छोड़ा, पॉलिटिकल थॉट पे छोड़ा, और इनकी कंटिन्यू डिबेट चलती रहती है। और वो डिबेट्स क्या चलती है कि आज भी लोग में बहस शुरू हो जाती है कि साख्त क्या सही लड़ाई लड़ रहे थे, क्या वो लेफ्टिस्ट एज ए लेफ्टिस्ट अपने को पोस्ट करके क्या सही लड़ाई लड़ रहे थे, क्या ये गलत था, क्या ये सही था। लेकिन जो बात है, पॉलिटिक्स साइड हट के, पॉलिटिक्स तो दुनिया ख़राब करती है, पॉलिटिक्स साइड हटा के अगर हम बात करें कि भाई उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है एग्जिस्टेंशलिज्म के फील्ड में, फ्रीडम की फील्ड में, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। एक सेंस, उनकी जब फिलॉसफी पढ़ोगे तो एक अंदर में सेंस ऑफ रिलीफ मिलेगा, एक ऐसा लगेगा बोझा उतर गया कि हाँ भाई हम फ्री हैं, हमें फ्रीडम ढूंढने की ज़रूरत नहीं, हमें फ्रीडम मांगने की ज़रूरत नहीं, हम फ्री हैं। आगे चलते हुए इनके लेक्चर को कवर करेंगे। इनकी लाइफ थी ना नटसेल, ज़्यादा लंबा वीडियो मैं इसको खींचना जा नहीं रहा था, बट इनकी लाइफ थी ये जॉन पॉल साख्त की। इनके आगे हम लोग चलेंगे नेक्स्ट पे कि इनके कोर प्रिंसिपल्स क्या थे, अपनी नॉवेल्स में ये क्या कह रहे थे, और किन किन फिलोसफर्स को इन्होंने इन्फ्लुएंस किया आगे चलते हुए, और वर्ल्ड हिस्ट्री को किस तरीके से बदल दिया, पर्टिकुलरली एग्जिस्टेंशियल फिलोसफी। और साख्त को जो लोग पढ़ते हैं किस रीज़न की वजह से नॉर्मली पढ़ने की कोशिश करते हैं, क्या है सब कुछ आने वाले लेक्चर में। लेक्चर अच्छा लगा तो भैया हम वापस से रिक्वेस्ट करेंगे, जो भी आप दान नीचे दे पाए दें, लाइक्स और कमेंट्स के भरोसे। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जुड़े रहिए, है ना। चलो भैया लग जाओ काम पे।